नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. क्वेश्चन में आपको दे रखा है 75 मीटर हाई एक लाइट हाउस है। इसकी हाइट कितना दे रखा है? 7। इस लाइट हाउस के यहां कहीं जो है एक साइड में, ठीक है ना, ऑन द सेम साइड, यानी वन साइड में हमने देखा कि टू शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइट हाउस के यहाँ टॉप से हमने देखा। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ हमने हॉरिजॉन्टल लेवल बनाया, उसके साथ में एक का 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री। 45 डिग्री किसका होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन जो शिप आपका पास में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका शिप 1 ले लीजिए और यहाँ पर शिप नंबर 2 ले लीजिएगा, ठीक है। तो शिप 1 जो है वो क्लोजर है लाइट हाउस के, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, दिस एंगल, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हो गए हमारे। एंगल ऑफ डिप्रेशन से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना आपको समझ में आना चाहिए। ये आपका हॉरिजॉन्टल पाथ है जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, या ये सी लेवल है, राइट। अब यहां से ऊपर हमने देखा ये वाला, ये सरफेस, तो ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये हमने एक लेवल ड्रॉ करना होता है जब एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे होते हैं। और उस लेवल के साथ में अगर हमने शिप 2 को देखा जो दूर है, दैट इज फार्दर, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री हुआ इस तरह से, ठीक है। तो ये और ये क्या है? पैरेलल है। ये 30 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का होगा। क्यों होगा? कि बिटवीन टू पैरेलल लाइंस देयर इज अ ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल कोई दो एंगल बनाती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे देखिए ये जेड शेप में है ना, इतना क्लियर है। ऐसे ही ये वाला 45 डिग्री का भी जेड शेप में है, तो ये 45 डिग्री है, ठीक है, क्लोजर शिप का। तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो जाएगा, राइट। निकालना क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। वी हैव टू फाइंड व्हाट? ये शिप 1 और शिप 2 के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है? हमने डी सी फाइंड आउट करना है, राइट। हमारे पास यहाँ दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी को लेकर के हमने क्या कैलकुलेट करना है बेटा? यहाँ बेस निकालना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर में दे रखा है। अब ए बी सी लें तो इसमें बेस बी सी निकाल लिया हमने। ए बी डी ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ बेस कैलकुलेट कर लिया हमने। मान लीजिए बी डी कैलकुलेट कर लिया उससे, और बी सी की लेंथ हमें पता है, तो बी डी से हम बी सी माइनस कर देंगे, डी सी आ जाएगा। ऐसा ही कुछ करना है ना यहाँ पर, ठीक है। और मैं आपको याद दिला दूं भाई, देखिए हर कोई याद दिलाता है, मैं कोई अनोखा याद नहीं दिला रहा हूँ। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा इस लेक्चर को, ठीक है, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में। जिनको आवश्यकता है वो पक्का देखेंगे, कुछ सीखना है तो। और आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है। हमने ट्राइंगल ए बी सी ले लेना है। क्या ले लेना है? ट्राइंगल ए बी सी ले लिया। इसमें देखिए परपेंडिकुलर है, बेस एंगल है, निकालना क्या है? बेस, बी सी कैलकुलेट करना है ना मुझे। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व होता है वो कौन सा है भाई? वो है तो मेरा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ
मैं थीटा को रिप्लेस करता हूं, दैट इज 45 डिग्री। कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल एबीसी में। tan 45 डिग्री। देखिए परपेंडिकुलर क्या बना, अगर मैं एबीसी ट्राइंगल ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर, देखिए बेस एंगल ये है तो ये बेस रहेगा, याद रखना आपने, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर कितना है बेटा? वो 75 मीटर है, दैट इज 75 मीटर, ठीक है। और बेस कितना है वो हमने कैलकुलेट आउट करना है, ये BC हो जाएगा, ठीक। tan 45 की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बनाना आना चाहिए एंगल्स के लिए, ठीक है। तो ये आपका 1 है, 75 अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 75 मीटर। देखिए इक्वेशन 1 मेरे पास आ गया है। BC, ये जो लेंथ है ना आपकी B से C का, ये जो यहाँ पर जो दे रखा है आपका लाइट हाउस है ना AB, इससे पहला शिप जो है कितने मीटर दूर है? 75 मीटर। इज दैट क्लियर? यानी द डिस्टेंस of the first ship from the lighthouse is 75 meter. I have to find the distance between two ships. अब हमने दूसरे शिप की डिस्टेंस निकालनी है लाइट हाउस से, BD निकालनी है अब, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए मुझे? ABD ट्राइंगल लेना चाहिए। कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए? ABD ट्राइंगल लेना चाहिए। चलो ट्राइंगल ABD, ठीक है। उसमें हमने tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हमने बेस एंगल ले लिया 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना हुआ? परपेंडिकुलर 75 ही होगा यहाँ पर, ठीक है। और बेस कितना रहेगा? BD। अब देखिए BD बेस है तो हमने BC कितना निकाला बेटा? 75 निकाला, तो 75 प्लस DC, इतना आपको समझ में आना चाहिए। एक स्टेप हम वो लिखना चाहे लिख लीजिएगा आप, ठीक है। क्या लिखना है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और उसके बाद वाला स्टेप क्या लिखना है? tan 30 इज इक्वल टू AB बाई BD। अब AB कितना है? 75, BD कितना है? BC प्लस DC। BC इज गिवन टू यू, हमने इसको कैलकुलेट आउट किया है 75 मीटर। आप 75 रख लिया हमने और DC रख लिया, सीधी सी बात है, DC इज अननोन, इज टू बी फाइंड आउट। सो हमने क्या करना है? DC को सेम रखना है, ये 75 रख लिया हमने और परपेंडिकुलर 75 रख लिया, tan थीटा tan 30 डिग्री रख लिया, ठीक है। हमें DC निकालना है, सीधी सी बात है, आपका DC यहाँ आ जाएगा। तो tan 30 होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 के, ये 75 अपॉन 75 प्लस DC, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ ये आ जाएगा, 75 रूट 3 के साथ चला जाएगा, तो 75 प्लस DC इज इक्वल टू 75 इसका रूट 3। मुझे कैलकुलेट करना है केवल इसकी वैल्यू DC की, तो DC लेफ्ट में रखो, 75 इसका रूट 3 और माइनस का 75। क्या इतना क्लियर है आपको? गुड। अब देखिए 75 कॉमन ले लीजिए, 75 को कॉमन ले लो, ये इसका रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा। देखो दो तरह से आंसर मेंशन किया होता है अक्सर, आपकी बुक में कहीं ऐसा दे रखा होगा, ठीक है। DC इज इक्वल टू 75 ब्रैकेट के अंदर इसका रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये 75 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना, इसका रूट 3 माइनस 1 मीटर करके आ जाएगा। देखो एक तो ये आंसर हो गया। अब क्या होता है कि डेसिमल में कहीं कहीं MCQs पूछ लिए जाते हैं, भाई MCQs 1 मार्क का आता है, सीधी सी बात है, वैसे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो आप जो है यहाँ इसको छोड़ सकते हैं, ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता एग्जाम में, ठीक है ना। और फर्दर अगर टीचर बोलता है क्लास में कि आपने इसको डेसिमल में कैलकुलेट आउट करना है, तो उसके लिए करना क्या है आपने, ये 75 है, ठीक है, इसका रूट 3 की वैल्यू 1.732 रखो, माइनस का 1, 75 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 माइनस करोगे तो 0.732 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर इन डेसिमल, यू विल गेट योर आंसर इन डेसिमल, इस तरह से। सो
आई थिंक ना ये सारी बातें आप पर डिपेंड करती है कि आप यहाँ इस आंसर को रखोगे या डेसिमल में कैलकुलेट करोगे। टाइम है तो डेसिमल में और कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। अगर टाइम नहीं है, पहले देखिए, ध्यान रखिए, आपने जो इजी क्वेश्चंस होते हैं पहले उनको सॉल्व करना होता है, उसके बाद ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। टाइम बचता है तो आप ऐसा कर लीजिए, अगर आप परफेक्शन है आपकी तो फटाफट मल्टीप्लाई करो, रखो डेसिमल में, आगे बढ़ जाइए। डोंट वेस्ट टाइम कि मैं यहाँ आंसर छोड़ू या यहाँ आंसर छोड़ू, ये बात बनती नहीं है फिर। चलो खैर, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, उनको कर लेते हैं, फिर आपका और कोई चैप्टर ले लेते हैं। अच्छी बात है, सीख रहे होंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।